हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र पांडे और एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ कि ऑल इन वन वाला जो अपना एपिसोड चल रहा था, अपना कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ऑनलाइन एसटी आपको दी जाती थी और उसका सॉल्यूशन मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करता था। तो आज ये दूसरा एसटी है, मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले वाले एसटी में कुल 10 क्वेश्चन थे, आज के एसटी में कुल 15 क्वेश्चन है। और आज जो क्वेश्चंस हैं वो सामान्यतः क्वेश्चन समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। प्रश्नों के स्तर को अगर आप देखोगे बेटा तो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन नहीं केवल आपके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आ जाएंगे या आपके लिए यूपीपी में काम आ जाएंगे। पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। हम अपने लेवल को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो नो डाउट कि आपको लाभ होने वाला है, निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और एक प्रश्न के जो 4 विकल्प होते हैं उन चारों विकल्पों पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई जानने वाला है ना तो उसको भी आप बताइए कि हमारे साथ जुड़े और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर नीचे एक छोटा सा सेंटेंस जरूर लिखें कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रयास हमारा आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टिल द एंड देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला है आपका, देखिए हॉप ऑन लिखा है। हॉप ऑन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि ये आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक है हॉप ऑन। पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। अगर किसी को पता होगा तो आप लोगों ने इससे पहले अटैम्प्ट भी किया है, उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने क्या, काफ़ी लोगों ने सही उत्तर भी किया था जब आप लोग ऑनलाइन एसटी में किए थे। लगभग 150 बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम और सबने बढ़िया किया था। तो मैं यहाँ चर्चा करूँगा केवल हॉप ऑन पुस्तक के लेखक। तो देखो हॉप ऑन पुस्तक जो है, इसके लेखक जो है ना, इसके लेखक बहुत ही फेमस है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अच्छा देखो, रस्किन बॉन्ड नाम सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न आएगा, यार कोई फॉरेन राइटर होगा ना। बट मैं आपको बताऊँ कि रस्किन बॉन्ड ना फॉरेन नहीं, ये इंडियन राइटर है। कौन है? ये इंडियन राइटर हैं। ये रस्किन बॉन्ड कौन है? इंडियन राइटर हैं। और अगर इनके विषय में बात किया जाए तो ये भारतीय हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। बहुत आराम से सीखेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे तो नोट करते चलेंगे। रस्किन बॉन्ड जो है, केवल और केवल रस्किन बॉन्ड के विषय में हम लोग बात करेंगे। रस्किन बॉन्ड जो है वो भारतीय लेखक। कौन है? भारतीय लेखक हैं, लेकिन लिखते किस भाषा में हैं? अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, भारतीय लेखक हैं। अब मैं बताऊं रस्किन बॉन्ड के विषय में, अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि रस्किन बॉन्ड जो है ना, इनका जन्म 19 मई को हुआ था। कब हुआ था? 19 मई को 1934 ईस्वी, 19 मई 1934 को हुआ था। कहाँ पे? कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। एचपी प्रिंटर में समझिएगा, यहाँ एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। इसका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। ये हैं कौन? ये हैं तो इंडियन, लेकिन लिखते किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और हम जिसकी चर्चा करें इनकी पुस्तक है हॉप ऑन। आगे और देखते हैं, और भी महत्वपूर्ण कई सारे फैक्ट हम लेकर के आए हैं इनके संदर्भ में आप लोगों के लिए। अगर रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो आप देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड को 1999 में, कब? 1999 में इनको पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? इनको पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में। आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। 1999 में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री दिया गया, ठीक है। 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में इनको क्या दिया गया था? इनको साहित्य अकादमी दिया गया था। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 1992 1992 में साहित्य अकादमी दिया गया था। तो दूसरा पुरस्कार इनका क्या है? साहित्य अकादमी 1992 में, और पद्मश्री 1999 में ये इनको दिया गया था। एक और पुरस्कार इनको दिया गया, जो दिया गया 2014 में। कब दिया गया? 2014 में। क्या था वो था पद्म भूषण। क्या था? पद्म भूषण भी इनको दिया गया। इसका मतलब कि रस्किन बॉन्ड को कुल मिला करके अभी तक 3 पुरस्कार दिए चुके। कितने पुरस्कार? 3 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कौन कौन से? एक तो पद्मश्री दिया गया 1999 में, एक दिया गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में, एक दिया गया 2014 में। कौन सा? पद्म भूषण। ये तो रस्किन बॉन्ड को दिए गए पुरस्कारों की चर्चा थी, क्योंकि मैंने कहा कि रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो अब थोड़ी सी चर्चा हिमाचल प्रदेश की करते चले हम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है, इसकी राजधानी क्या? शिमला है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और इसका गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? समझते चलिएगा। थोड़ी सी जगह स्पेस कम है, फिर भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला।
और दूसरी राजधानी इसका धर्मशाला को माना जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। गठन कब हुआ इसका? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी 1971 को किसका गठन हुआ? हिमाचल प्रदेश का। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा जरा ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है ना वो कौन है? जयराम ठाकुर हैं। कौन है? जयराम ठाकुर। किस दल से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से। जयराम ठाकुर कहाँ के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है इस समय पर? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं ये इस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यहाँ से मैं अगर हिमाचल प्रदेश के विषय में आपको बताऊँ तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर विधानसभा की कितनी सीटें? 68 सीटें, 68 सीट है। अगर राज्यसभा की बात की जाए, कितनी? राज्यसभा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगर बात की जाए लोकसभा की ना, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। तो ये अब मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। जहाँ आपसे ये पूछा गया था कि हॉप ऑन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपने बताया कौन है? रस्किन बॉन्ड है, जिनका जन्म जो है 19 मई 1934 को कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनको 3 पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। और उधर दूसरी तरफ हमने हिमाचल प्रदेश की बात की तो हमने कहा हिमाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी शिमला है, या हम उसको धर्मशाला भी दूसरी राजधानी के रूप में पढ़ते हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का है तो इसका गठन जो है 25 जनवरी 1971 को किया गया था। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर हैं, बीजेपी से हैं, और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको एक क्वेश्चन के संदर्भ में दे दी गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किससे? केंद्र शासित प्रदेश से। लिखा गया लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? क्या लिखा गया है? लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो सबसे पहले जानिए, ये जो लघु अंडमान है और कार निकोबार है, ये है कहाँ पे वास्तव में? जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार। क्या? अंडमान निकोबार भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और वहीं से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहीं से ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, जो पूछा गया कि लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अब ये जो 10 डिग्री चैनल है ना बेटा, ये क्या है? ये एक प्रकार की जल संधि है। क्या है ये जल संधि है और 10 अक्षांश उत्तर पे स्थित है। क्या है ये 10 अक्षांश उत्तर पे स्थित है। क्या है? 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो 10 अक्षांश पे 10 डिग्री चैनल है या जो जल संधि है, कुल मिलाकर के 155 किलोमीटर चौड़ी है। क्या? 155 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई कितनी है? 155 किलोमीटर है। और यह बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी को से चलती है और पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ देती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर ले अंडमान निकोबार की। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है बेटा? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिए, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1 नवंबर। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। नोट कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। ठीक है, अब यहाँ से और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर कितनी लोकसभा सीट है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। अंडमान निकोबार में क्या है? 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, जिसका गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार का जो गठन है 1 नवंबर
56 को किया गया था और कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। अगर यहाँ के हाई कोर्ट की बात की जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट को यहाँ का हाई कोर्ट माना जाता है और उस कलकत्ता हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब अंडमान निकोबार के विषय में और समझ लीजिए। यहाँ के जो उपराज्यपाल है ना, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। कौन है? एडमिरल। क्योंकि देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर सामान्यतः उपराज्यपाल ही होते हैं। तो यहाँ के कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? अंडमान निकोबार के। ठीक है, अब ये बिंदु भी आप समझ चुके होंगे। फाइनली आपका जो आंसर है वो ये है कि लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन सा जोड़ता है? तो आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 में से चौथा नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे कि हाल ही में जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो कब मनाया गया? 20 मई को मनाया गया है। आप चाहेंगे तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो भी उपलब्ध है पर डे करंट अफेयर्स में, यानी कि आप 20 मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे तो पूजा मैम के द्वारा वहाँ पे बताया गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाया जाता है। अब ये जो मधुमक्खी दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? अगर इसके विषय में बात किया जाए तो देखिए मधुमक्खियों का कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उपयोग है और कुछ ना कुछ उनसे हमारे जीवन में खतरे हैं। तो उनकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों का हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे 20 मई 2018 से। कब से? 20 मई 2018 से विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया। और अगर चर्चा की जाए मधुमक्खियों के विषय में तो आपको पता चलेगा कि मधुमक्खी जो है ना ये एक प्रकार का कीट वर्ग का प्राणी है। क्या है? मधुमक्खी जो है ये एक प्रकार का कीट वर्ग की प्राणी है। मधुमक्खी क्या है? कीट वर्ग की प्राणी है और ये एक संघ बनाकर रहती है। इस संघ में एक रानी होती है। क्या मतलब मधुमक्खियाँ जो आप देखते हैं कि छत्ते में या संघ में रहते हैं तो उस संघ में एक रानी होती है और कई सौ नर होते हैं, यानी कि कई सौ नर राजा होते हैं और शेष उसमें श्रमिक होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मधुमक्खियों की स्थिति है। और आपसे पूछा जाए मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाए तो आप क्या बताएंगे? 20 मई। अब आपको कमेंट करके बताना है कि थीम क्या है। ये अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम क्या रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए सुपर साइक्लोन को क्या नाम दिया गया? यानी कि जो महाचक्रवात आया था उसको क्या नाम दिया गया था? कहाँ पे आया था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि ये बताओ कि इसने सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाई थी, तो सबसे ज़्यादा तबाही इसने पश्चिम बंगाल में मंगाई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मनाई थी, मतलब फैलाई थी इसने, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तबाही इसने फैलाई थी। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो सुपर साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? तो आप सबने पढ़ा होगा सुपर साइक्लोन का नाम क्या था? अम्फान था। क्या नाम था? अम्फान। और अम्फान इसलिए भी था क्योंकि ये ना बंगाल की खाड़ी, क्या था ये? बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा तूफान था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा तूफान था और ये एक प्रकार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। क्या था ये? आप नोट कर लीजिए, अम्फान जो है ये एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय, क्या था? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। कौन सा आपका? अम्फान। पूछा जाए कि अम्फान जो भारतीय समुद्री तट से कब टकराया? तो 16 मई को। कब टकराया? 16 मई को। ठीक है, अम्फान जो है भारतीय समुद्री तट से कब टकराया? 16 मई को। अब पूछा जाए कि इस अम्फान तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के भी किस शहर में? तो आप कहेंगे कोलकाता में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता में सबसे ज़्यादा नुकसान इस अम्फान तूफान से हुआ था। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर के 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 72 लोगों की मृत्यु हुई पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और जिसमें से 19 लोग जो हैं केवल और केवल कोलकाता से।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोलकाता से 19 लोग और पूरे पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो 72 लोगों की मृत्यु इस अम्फान तूफान से केवल और केवल पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आशंका व्यक्त की कि कुल मिलाकर के यहाँ से 1 लाख करोड़ रुपए, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमें हुआ है। किससे? अम्फान तूफान से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान की आशंका व्यक्त की गई थी। और आप देखेंगे कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से अधिक किसी साइक्लोन को नाम दिया। तो देखिए, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो अम्फान तूफान आया था इसको बताया कि ये कोविड-19 जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस समय, इन्होंने कहा कि कोविड-19 से भी शक्तिशाली प्रभावशाली विनाशक क्या था? आपका अम्फान तूफान था। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि नाम आया पश्चिम बंगाल का तो इस संदर्भ में भी बात कर लेंगे। पश्चिम बंगाल को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो देखिए, वेस्ट बंगाल जो है इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का हम कह लें कि जो है एक बार रिन्यू किया गया था इसको, या हम कह लें गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर के 23 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर के 23 ज़िले। देखिए भाई, हम जो भी जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं उसको आप सब नोट करते हुए चलिएगा, तभी इस वीडियो को देखने का असली आनंद आपको आएगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ से सीख सकेंगे। तो पश्चिम बंगाल का जो गठन है 26 जनवरी 1950 को किया गया। राजधानी कोलकाता है। कुल ज़िले कितने हैं? 23 ज़िले। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं इस समय पश्चिम बंगाल की, कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं इस समय। और ये पूछा जाए कि किस पार्टी से बिलोंग करती है तो इनकी पार्टी का नाम AITC। AITC इसका मतलब ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। क्या है? ऑल इंडियन या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये AITC का पूरा नाम। और इसकी ये क्या है? ये अध्यक्ष भी हैं और इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। अगर आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि बेटा ये बताओ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो आप क्या बताएंगे? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, वो इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल उस समय जगदीप धनखड़ हैं। और यहाँ यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्य न्यायालय है वो कहाँ पे है? कोलकाता पे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया कि अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में ही है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि ये फेमस क्यों है? कौन? वेस्ट बंगाल प्रसिद्ध क्यों है? तो वेस्ट बंगाल में आप देखें, एक तो यहाँ का हावड़ा का पुल फेमस है। क्या है? हावड़ा का पुल फेमस है। और दूसरा यहाँ का सुंदरवन डेल्टा। क्या फेमस है? सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा, आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आप कहेंगे सुंदरवन डेल्टा। और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया? तो गंगा के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है। गंगा के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। और यहाँ पर सुंदरवन भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी से आप प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? तो आप कहेंगे PM ई-विद्या कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? PM ई-विद्या, प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंटरनेशनल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था कि PCS लेवल तक के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि हाल ही में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे कि हाल ही में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से जो है विनय बधवार जी को सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विनय बधवार जी हैं कौन? तो ये जो विनय बधवार जी हैं भारतीय नौसेना में क्या हैं? भारतीय नौसेना का जो जल सर्वेक्षण वाला हिस्सा है उसके मुख्य सर्वेक्षक हैं। ये क्या हैं?
मुख्य सर्वेक्षक हैं। इसका मतलब कि भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। विनय बधवार जी जो हैं ये भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। और कब से? 1982 से ये भारतीय नौसेना में कार्यरत है। कब से? 1982 से विनय बधवार जी भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य सर्वेक्षक हैं। अच्छा, आप थोड़ी सी चर्चा कर लूँ कि ये जो पुरस्कार है ना अलेक्जेंडर डेलरिम्पल, ये कहाँ से दिया गया, क्यों दिया गया इनको? क्योंकि मैंने कहा कि वैश्विक स्तर का पुरस्कार है, तो ये जो है ना यूके यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के जो प्रयास किए जाते हैं और जो बेहतर प्रयास होते हैं उनको लेकर के ये पुरस्कार दिया जाता है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड है 2019 वाला, ये दिया गया हमारे यहाँ के विनय बधवार जी को, जो भारतीय नौसेना में जल सर्वेक्षण के मुख्य सर्वेक्षक हैं। 1982 से भारतीय नौसेना में कार्य कर रहे हैं, उनको दिया गया है पुरस्कार। ये दिया किसकी तरफ से जाता है? यूके के रक्षा मंत्रालय यानी कि यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। और इसके पीछे का मोटिव क्या होता है देने का? तो आप कहेंगे कि दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास, सराहनीय प्रयास करते हैं, उनको इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये देखिए लिखा गया अलेक्जेंडर डेलरिम्पल। क्या? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल, इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और इनका जो जन्म है वो 24 जुलाई, किनका? 24 जुलाई 1973 को इनका जन्म हुआ था। किसका? जो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल हैं, इनका जन्म 24 जुलाई 1973 को एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और ये क्या थे? ये एक जियोग्राफर थे। क्या थे? ये एक जियोग्राफर थे और उन्हीं के आधार पर ये पुरस्कार या उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा गया कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परीक्षाओं के उम्मीदवारों को टेस्ट में मदद करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्या क्वेश्चन है? फिर से देखिएगा एक बार। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा परीक्षाओं के उम्मीदवारों को टेस्ट में मदद करने हेतु किस प्रकार का ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप लॉन्च किया गया है उसको कहते हैं नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा? नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। इसका जो है निर्माण किया गया या इसको लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा कर लूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? MHRD। क्या कहते हैं? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं लिख दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को देखता है देश स्तर पर। और इसका जो गठन है यानी कि MHRD का जो गठन है कब किया गया था? तो आप कहेंगे 26 सितंबर। कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को। MHRD का गठन कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को। और ये जो मंत्रालय है ये भारत के केंद्र सरकार या हम कह लें भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में जो MHRD मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये इस समय MHRD मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे जोन द्वारा कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रोबोट विकसित किया गया है? तो आप देखेंगे तो ये जो रोबोट विकसित किया गया है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे दक्षिण मध्य रेलवे। क्या? दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा इस प्रकार के रोबोट को विकसित किया गया है। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए दक्षिण मध्य रेलवे के विषय में। तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को की गई थी। कब की गई थी? दक्षिण मध्य रेलवे जोन की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1966 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है?
सिकंदराबाद में है। ठीक है, अब सिकंदराबाद जो है इसका मुख्यालय है और इसके अंदर कौन कौन से मंडल आते हैं, तो आप कहेंगे कि जो हमारा दक्षिण मध्य रेलवे है इसके अंतर्गत सिकंदराबाद मंडल, हैदराबाद मंडल, गुंटकल मंडल, गुंटूर मंडल, नांदेड़ मंडल और विजयवाड़ा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंटकल, गुंटूर, नांदेड़ और विजयवाड़ा इतने मंडल हैं जो आपके दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित जय तु भारतम सॉन्ग को गाया गया, इसके लेखक कौन है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो सकता है कि जय तु भारतम सॉन्ग को जो गाया गया उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रसून जोशी। यानी कि जो जय तु भारतम सॉन्ग है इसके लेखक कौन हैं? प्रसून जोशी हैं। अब इसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस गीत का जो सॉन्ग है इसका पूरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वन नेशन। क्या कहेंगे? वन नेशन। नोट कर लीजिए बेटा, वन नेशन वन वॉइस, वन नेशन वन वॉइस जय तु भारतम, ये पूरा सॉन्ग है। क्या है? वन नेशन वन वॉइस और जय तु भारतम, इतना जोड़ेंगे तब ये जो सॉन्ग है इसका नाम पूरा होगा। और इसके राइटर या लेखक कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और चर्चा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये किसके संदर्भ में है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना था कि वो भारत को आत्मनिर्भर, यानी कि इस कोरोना के वैश्विक महामारी काल में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। ऐसे में भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने में सपोर्ट करने के लिए, मेंटली सपोर्ट करने के लिए और महामारी काल में लोगों में उत्साह भरने के लिए ये गाना जो है वो प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। गाना क्या है? मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, वन नेशन वन वॉइस जय तु भारतम, ये पूरा गीत है तो प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। और इसको जो गाया गया है वो ISRA, क्या? ISRA। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ISRA क्या है? तो इसका मतलब इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन। ISRA का मतलब क्या है? इंडियन, मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन, RIGST, राइट एसोसिएशन। इसके तत्वावधान में कितने गायकों ने गाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ISRA के अधीन 211 गायकों की आवाज़ है इसमें। कितने सिंगर्स हैं इस गाने में? 211, 211 गायकों ने मिल कर के इस गाने को कंप्लीट किया है, जिसको प्रसून जोशी जी ने लिखा है। और गाने का पूरा नाम है वन नेशन वन वॉइस जय तु भारतम। इसको कितने लोगों ने गाया है? 211 लोगों ने गाया है। और देखेंगे तो गाने की जो स्टार्टिंग है वो किसकी आवाज़ से? आशा भोसले की आवाज़ से। किसकी? आशा भोसले की आवाज़ से इस गाने की स्टार्टिंग की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस गाने को 12 लैंग्वेज में तैयार किया गया है। कितनी भाषाओं में? तो ये कुछ की पॉइंट हैं इस गाने से जुड़े हुए, नोट कर लीजिएगा। पहला तो पूरा नाम इसका वन नेशन वन वॉइस जय तु भारतम, लिखा किसने? प्रसून जोशी ने। किसने गाया? तो ISRA यानी कि इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन के तत्वावधान में 211 गायकों ने मिलकर गाया है। सबसे पहली आवाज़ इस गाने में किसकी है? तो आप कहेंगे सबसे पहली आवाज़ किसकी है? आशा भोसले की है। और आप देखेंगे इस गीत को कुल मिलाकर 12 भाषाओं में बनाया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अगर बात किया जाए थॉमस थाबाने की, तो ये कहाँ के थे? ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेसोथो में, यानी कि ये देश है लेसोथो, ये क्या है कि ये दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से चार तरफ से घिरा हुआ है। यानी कि इसके चारों तरफ कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य लेसोथो को चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर बात की जाए लेसोथो की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संसदीय व संवैधानिक राजशाही दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है। कौन सी? लेसोथो देश जो है, यहाँ पर संसदीय व संवैधानिक राजशाही दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इसका यानी कि जो आपका लेसोथो देश है, इसको ना 4 अक्टूबर, कब? 4 अक्टूबर 1966 को, कब?
4 अक्टूबर 1966 को किससे अमेरिका मिली? यूके से। इसको यूके से आज़ादी मिली, यानी कि 4 अक्टूबर 1966 को लेसोथो देश को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली। और क्वेश्चन पूछा जाए कि लेसोथो जो है ना, इस लेसोथो की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे इसकी राजधानी मासेरू। क्या इसकी राजधानी है? मासेरू। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला सूख गया है। तो लेसोथो की जो राजधानी है वो मासेरू है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इस देश की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे कि इस देश की जो मुद्रा है वो क्या है? लोती है। क्या मुद्रा है? लोती मुद्रा है यहाँ की, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दूसरे स्थान पर किसे रखा गया? तो पहले ये जानिए, द संडे टाइम्स रिच लिस्ट ये निकलती कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड से निकलती है। ये इंग्लैंड की पत्रिका है, ये इंग्लैंड में सर्वे किया गया है और पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर किसको रखा गया है। तो ये जो सर्वाधिक धनाढ्य की बात की जाए, सेकंड पोजीशन की, ये ना ये इंग्लैंड के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? इंग्लैंड के संदर्भ में। और किसको रखा गया है? तो श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा दोनों को। ये क्या है? ये दोनों भाई हैं। श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा क्या हैं? ये दोनों भाई हैं। और साथ ही साथ ये क्या है? ये हिंदुजा समूह के मालिक हैं। क्या? हिंदुजा समूह यानी कि एक प्रकार की कंपनी है। कौन सी? हिंदुजा। उस हिंदुजा कंपनी के मालिक कौन हैं? आप देखेंगे कि श्रीचंद एवं गोपीचंद हिंदुजा। अब प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हिंदुजा जो कंपनी है इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो बेटा इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में। आप नोट करते चलिएगा। 1914 ईस्वी में परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने किया था। किसने? परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी। ये हैं कौन? ये जो आपके गोपीचंद हिंदुजा है ना और श्रीचंद, इनके पिताजी थे। यानी कि परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 ईस्वी में भारत के मुंबई शहर में हिंदुजा ग्रुप या हिंदुजा समूह की स्थापना की थी। फिर ये समूह जो है यहाँ से ईरान पहुँचा और फिर ईरान से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? इंग्लैंड में पहुँच गया। इस समय इंग्लैंड के लंदन शहर में एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित है और बहुत सारी कंपनियाँ इसके अधीन में कार्य करती। जैसे आप देखेंगे अशोक लेलैंड, ये जो है ये कमर्शियल व्हीकल निर्माण करती है। या आप देखेंगे ये अशोक लेलैंड जो है ये ट्रैवलिंग के जैसे बस वगैरह का भी निर्माण करते हैं। तो अशोक लेलैंड जो है ये हिंदुजा समूह की कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वो श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा हैं। इसके साथ गल्फ ऑयल की बात की जाए तो ये भी इन्हीं की कंपनी है। हिंदुजा बैंक स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो यह भी इन्हीं की कंपनी है। और इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए हिंदुजा वेंचर्स की तो यह भी इन्हीं कंपनियां ने कि इनका पूरा एक नेटवर्क है, बहुत सारी इनकी सहायक कंपनियां हैं। और श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा को क्या किया गया है? इनको ना यूके में सेकंड सबसे ज़्यादा धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आज का। अगला प्रश्न है किस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आप कहेंगे लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ना अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति व मिट्टी के द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो यह अपनी सतह पर यानी कि इसकी सतह पर जो वनस्पति तैरती है उसके लिए प्रसिद्ध है और दूसरा मिट्टी के द्वीप हैं। यहाँ पर क्या है? मिट्टी के द्वीप हैं, इसीलिए ये जो झील है यानी कि लोकटक झील है ये फेमस है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए मणिपुर की जीवन रेखा तब भी क्या बताएंगे? लोकटक झील बताएंगे। अगर इसके संदर्भ में और चर्चा की जाए तो आप देखेंगे कि इस झील पर जो है सबसे बड़ा जो तैरता हुआ द्वीप है उसको क्या कहते हैं? केबुल। क्या कहते हैं? केबुल। क्या कहेंगे? केबुल लामजाओ। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस झील पर जो सबसे बड़ा तैरता हुआ जो द्वीप है उसको क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ। और इसी के नाम पर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और इसको पूरा नाम क्या कहा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और फिर इसको केंद्र सरकार ने आगे चल करके संरक्षित कर दिया है। इसका मतलब अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ के विषय में आपको एक और जानकारी दे दूँ। ये जो आपका केबुल लामजाओ है ना, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है इसका?
नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहीं पर यानी कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में आप देखेंगे कि संगई हिरण, कौन सा हिरण, संगई हिरण, संगई हिरण का यह अंतिम घर माना जाता है। और संगई हिरण क्या है, एक प्रकार का विलुप्त प्राय प्राणी है। संगई हिरण क्या है, विलुप्त प्राय प्राणी है, जिसका अंतिम घर इसी को माना जाता है, केबुल लामजाओ को माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी लोकटक झील है, इससे जुड़ी हुई जानकारी को आप लोग समझ चुके होंगे। अब क्योंकि ये जो है लोकटक झील है, ये कहाँ पर, ये अपने मणिपुर में है, तो अब थोड़ी सी जानकारी मणिपुर के विषय में देख लीजिए। किसके विषय में, मणिपुर के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर मणिपुर की बात की जाए तो ये ना पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, तो मणिपुर क्या है, मणिपुर जो है पूर्वोत्तर राज्य है। और आप देखेंगे कि मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, ऐसे आप लिखिए, मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, और मणिपुर के दक्षिण में मिज़ोरम, दक्षिण में मिज़ोरम, और पश्चिम में असम। जो आपका मणिपुर है, मणिपुर के पश्चिम में कौन है, पश्चिम में आपको असम मिलेगा, और मणिपुर के पूर्व में म्यांमार की सीमा मिलेगी। तो ये इसकी चारों दिशाओं के लोकेशंस हैं कि क्या क्या हैं इसकी चारों दिशाओं में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो मणिपुर के संदर्भ में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो मणिपुर की जो गठन है ना, 21 जनवरी 1972 को किया गया था। कब किया गया था, मणिपुर का जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन किया गया था। कब किया गया, 21 जनवरी 1972 को। अब पूछा जाए कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आप देखेंगे कि मणिपुर की जो राजधानी वो क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। कौन है, एन बीरेन सिंह। ये कौन है, ये मणिपुर के इस समय मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा की वहाँ पर सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए कि मणिपुर की राज्यपाल कौन है, तो मणिपुर की राज्यपाल एक महिला हैं, और उनका नाम है नज़मा हेपतुल्ला। क्या नाम है, नज़मा हेपतुल्ला। ये इस समय मणिपुर की राज्यपाल, नज़मा हेपतुल्ला इस समय मणिपुर की राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए मणिपुर की, तो आप देखेंगे कि मणिपुर में कुल मिलाकर के विधानसभा की जो सीटों की बात की जाए, तो मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। राज्यसभा की, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की 1 सीट है, और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की कुल मिलाकर के 2 सीटें। ये तो स्थिति अपने मणिपुर की। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है, तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके संदर्भ में कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में, कब, 1984 में, 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। किसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब मैं चर्चा कर रहा था उड़ीसा की, तो ये देख लीजिए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा राज्य जो है इसका गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। या हम कह लें पुनर्गठन जो किया गया था, पुनर्गठन कह लें ज़्यादा बेहतर होगा, 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटा जरा ये बताओ कि उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे कि उड़ीसा राज्य के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल हैं। कौन है, गणेशी लाल जी उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। कौन, गणेशी लाल। और पूछा जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कौन है, नवीन पटनायक, ये इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अब आज का अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, और संभवतः ही आज का आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, आज का आखिरी प्रश्न भी है। हमारा जो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी मरीजों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हो गया है। तो देखिए यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेश ही दिए गए हैं। पूछा गया है कि कोरोना मुक्त हुआ है, तो देखिए जो कोरोना मुक्त हुआ है उसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हाल ही में कोरोना मुक्त हुआ है। अगर लद्दाख की बात की जाए
तो देखिए लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। इसकी जो स्थापना है या हम कहें इसका जो गठन है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। और यहाँ यानी कि लद्दाख में केवल 2 ही ज़िले हैं। लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं। कौन? एक तो आपका लेह और दूसरा आपका कारगिल। इन 2 ज़िलों को यहाँ पर जोड़ करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसको क्या बोला गया? लद्दाख। लेह और कारगिल ये 2 ज़िले हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली भी क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर विधानसभा है। लेकिन ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। यहाँ पर उपराज्यपाल का शासन है। किसका? उपराज्यपाल का। और इस समय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी इस समय ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। और जो सियाचिन वाला हिस्सा है जो अभी अक्साई चीन जिसको हम लोग बोलते हैं जो चीन के कब्ज़े में है उसको भी लद्दाख के अंतर्गत ही प्रदर्शित किया गया है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपको मिलेंगे एक नए ढंग से एक नए सोल्यूशन को लेकर के। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।